नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम 28 से 29 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो चलिए हम लोग उसके लिए प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आज के क्लास का पहला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए उदयभद्र, ऑप्शन बी महापद्म नंद, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कालाशोक। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन डी कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में साबा कामी की अध्यक्षता में शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक की अध्यक्षता में वैशाली में संपन्न हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। आपको बताना है अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ कराया था। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी सिकंदरा में। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सीकरी में 1575 में कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आपको बताना है आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1880। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी 1875। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी राजेंद्र लाहेड़ी, ऑप्शन सी अशफाक उल्लाह खां, ऑप्शन डी सूर्यसेन। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन डी सूर्यसेन। इनमें काकोरी कांड से जो संबंधित नहीं थे उनमें से सूर्यसेन थे। बाकी राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहेड़ी ये तीनों काकोरी कांड से संबंधित थे। तो इसमें पूछा है कौन संबंधित नहीं है, तो सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, दीन-ए-इलाही की स्थापना किसने की। आपको बताना है दीन-ए-इलाही की स्थापना किसने की थी। मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी अकबर ने, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी ने। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी अकबर ने। अकबर ने 1582 में दीन-ए-इलाही की स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। आपको बताना है करो या मरो का जो नारा दिया गया था किस आंदोलन में दिया गया था। ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी दांडी मार्च आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह प्रसिद्ध नारा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी। ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी वीर सावरकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी गई। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से सिंगापुर पहुंचे। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी नरसिंह सिम्हाचारी, ऑप्शन डी रामास्वामी सीआर। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था। तो आपको बताना है बंगाल विभाजन के पीछे कौन सा एक मकसद नहीं था लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन ए बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, ऑप्शन बी बांटो और प्रशासन करो की नीति, ऑप्शन सी ब्रिटिश राज की शक्ति
प्रदर्शन, ऑप्शन डी सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो चलिए बात करते हैं, इसमें से पूछा था लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे कौन सा मकसद नहीं था, तो आपका ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना ये लॉर्ड कर्जन का मकसद था। ऑप्शन बी, बांटो और शासन करो की नीति बंगाल विभाजन के पीछे लॉर्ड कर्जन का मकसद था। ऑप्शन सी, ब्रिटिश राज्य की शक्ति प्रदान करना ये भी मकसद था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, देशबंधु किसे कहा जाता था, तो आपको बताना है देशबंधु किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास को ही देशबंधु कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, ताप विलोमता का अर्थ है, तापक्रम विलोमता का अर्थ है। ऑप्शन ए बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापमान, ऑप्शन बी बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान, ऑप्शन सी बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, ऑप्शन डी बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन बी, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। तापक्रम विलोमता का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है, आपको बताना है। इनमें से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है। ऑप्शन ए गांधी सागर, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत सागर, ऑप्शन सी जवाहर सागर, ऑप्शन डी गोविंद सागर। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी, गोविंद बल्लभ पंत सागर। चलिए बात करते हैं। रिहंद परियोजना भारत की मुख्य नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। रिहंद बांध एक गुरुत्वीय बांध है। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर निर्मित है। यह बांध रिहंद नदी को बांधकर बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, शिव किला पर्वतीय प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, आपको बताना है। शिव किला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर का, ऑप्शन बी उत्तराखंड का, ऑप्शन सी सिक्किम का, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश का। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश का। शिव किला पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, ग्रीष्म ऋतु में असम व पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं। इन्हें पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए लू, ऑप्शन बी नॉर्वेस्टर, ऑप्शन सी मावट, ऑप्शन डी सैलेनो। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन बी नॉर्वेस्टर। ग्रीष्म ऋतु में असम व पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए सार्वजनिक खातों की संसद समिति, ऑप्शन बी संसद की अनुमान समिति, ऑप्शन सी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, SEZ से तात्पर्य है, आपको बताना है। ऑप्शन ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन बी सोशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन सी सोशल इंटरटेनमेंट जोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ से तात्पर्य स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18,
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोकहित में सुझाए गए विशेष ऑडिट का व्यय वहन किया जाएगा। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन सी बैंकिंग कंपनी के द्वारा स्वयं, ऑप्शन डी भारत के केंद्रीय बैंक द्वारा। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी, बैंकिंग कंपनी के द्वारा स्वयं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोकहित में सुझाए गए विशेष ऑडिट का व्यय बैंकिंग कंपनी के द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा वृहद आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा वृहद आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए बजट बनाना, ऑप्शन बी मौद्रिक नीति का नियमन, ऑप्शन सी भुगतान संतुलन में परिवर्तन की नीति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, 1969 के बाद से राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की संख्या है, आपको बताना है कितनी है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी 14। भारत में 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े वाणिज्य बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, आपको बताना है सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए वर्ष 1952, ऑप्शन बी वर्ष 1955, ऑप्शन सी वर्ष 1957, ऑप्शन डी वर्ष 1960। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए, वर्ष 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ 2 अक्टूबर 1952 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया, आपको बताना है। ऑप्शन ए शंकरी प्रसाद के मामले में, ऑप्शन बी सज्जन सिंह के मामले में, ऑप्शन सी गोकलनाथ के मामले में, ऑप्शन डी केशवानंद भारती के मामले में। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन डी, केशवानंद भारती के मामले में। संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत जन्म संपत्ति के अधिकार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय एवं संसद के बीच चल रहे टकराव की पृष्ठभूमि के रूप में सामने आया, लेकिन यह संशोधन एक ऐसा संशोधन था जिसमें संविधान के मौलिक ढांचों को बदल दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? आपको बताना है ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 200, ऑप्शन डी अनुच्छेद 213। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 200। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राष्ट्रपति को लगभग निषेधाधिकार की शक्ति देता है। राज्यपाल को राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयकों के विचारों को सुरक्षित रखने की असीम शक्ति देता है। यह अनुच्छेद राज्यपाल को यह निर्देश भी देता है कि वह राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी भी ऐसे विधेयक को रोक सकता है, जैसा कि वे विधेयक जिनसे उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। आपको बताना ऑप्शन ए राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनाए गए निर्वाचित मंडल द्वारा किए जाने का प्रावधान है। यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी जापान। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन डी जापान। जापान सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क
दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका सभी 8 देश इस संघ के सदस्य हैं। इसमें पूछा है कौन सा देश सदस्य नहीं है, तो जापान। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। नाई द्वारा दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण है, आपको बताना है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी बेलनाकार दर्पण, ऑप्शन डी समतलोत्तल दर्पण। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी अवतल दर्पण। नाई द्वारा दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27। संकेत या आवक को जानने, उस पर जावक क्रिया द्वारा प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया तीव्रता से पूर्ण की जाती है। ऐसे जुड़ाव सामान्यता कहलाता है। तो आपको बताना है ऐसे जुड़ाव समानता क्या कहलाता है। ऑप्शन ए प्रतिवर्ती क्रिया, ऑप्शन बी संवेदी मार्ग, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया चाप, ऑप्शन डी संवेदन मार्ग। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए प्रतिवर्ती क्रिया। संकेत या आवक को जानने और उस पर जावक क्रिया द्वारा प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया तीव्रता से पूर्ण की जाती है। ऐसे जुड़ाव सामान्यतः प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है हीरा, ऑप्शन बी शुष्क बर्फ, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी धातु। तो प्रश्न संख्या 28 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन बी शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। आवृत्ति मापने की इकाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए फैरड, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी हर्ट्ज, ऑप्शन डी अर्ग। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन सी हर्ट्ज। आवृत्ति को मापने की इकाई को हर्ट्ज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से वह धातु जो ऊष्मा की सुचालक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी जस्ता। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन ए चांदी। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।